हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं नरेशन के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। एक ऐसा टॉपिक जिसको बेहद कठिन समझा जाता है। बहुत से बच्चे तो डरते हैं, कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मेरे लिए बिल्कुल भूत के जैसा है। यकीन मानिए, आज मैं आपके दिमाग से इस भूत को भगाने वाला हूं। आज की जो वीडियो है बेहद खास होने वाली है, और अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा जो झंझट ना दिमाग में वो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को। देखिए यहां पीछे व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है नरेशन। नरेशन, सबसे पहले समझते हैं कि नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। अब ये जो नरेशन वर्ड है वो नरेट से बना है। नरेट का मतलब होता है कहना, किसी बात को कहना या कोई स्टोरी कहना। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है ये बिल्कुल स्टोरी कहने के जैसा ही तो है। जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने कोई बात कही और अब आप उसी बात को किसी और से कहने जा रहे हो, तो कहानी ही तो कहते हो कि पास्ट में आपके साथ और उस पर्सन के साथ क्या हुआ जिसने आपसे बातें कही थी। ठीक है, तो नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। दो तरीके से आप इसको कह सकते हो। एक होता है डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन। चलिए अब एक एक करके दोनों को समझते हैं। यहां पे लिखा है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा, बिल्कुल आमने सामने। अगर हम हिंदी की बात करें तो यहां पे लिखा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बना है प्रति और अक्ष से। प्रति का मतलब होता है सामने और अक्ष का मतलब होता है आंखें। यानी जब आप किसी की आंखों के सामने होते हो, फेस टू फेस बातें कर रहे होते हो, और वो जो बातें होती हैं उसे ही हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अगर हम किताबी बात करें तो किसी के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच की यानी अप्रत्यक्ष कथन, यानी अब आप उसकी आंखों के सामने नहीं है। जिसने आपसे बात कही थी अब आप उसकी आंखों के सामने नहीं हो, अब आप उस बात को किसी थर्ड पर्सन से कह रहे हो, किसी तीसरे व्यक्ति से कह रहे हो। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि अब जो बात आप बोल रहे हो वो इनडायरेक्ट कह रहे हो। अगर हम किताबी बात करें तो कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है वक्ता के द्वारा कही हुई बात जिसको हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये चीजें ऐसे समझ में नहीं आई होंगी, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे एग्जांपल में लिखा हुआ है लूसी सेड टू मी आई लव यू सो मच। अब ये बातें आमने सामने हो रही है। लूसी ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। लूसी ने मुझसे क्या कहा? आई लव यू सो मच, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। ठीक, अब ये बात हो गई। अब इस बात को आपने सुनी, वो लूसी आपसे क्या बोल रही है? आई लव यू सो मच। लेकिन जब आपको लूसी की वही बात किसी और को बतानी है तो आप ऐसे कहोगे, लूसी टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी सो मच। यानी लूसी ने मुझे बताया कि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे ये जो लूसी है ये क्या है, यानी यहां पे जो आप देख पा रहे हो लूसी, आप लूसी से बात कर रहे हो और आप लूसी की आंखों के सामने हो। मतलब यहां पे लूसी है और लूसी की और आपकी बातें हो रही हैं। यहां पे आई यानी यहां पे आप मी हो। ठीक है, अब ये जब बात हुई यहां पे, अब इस बात को आप किसी और से यानी ही से या सी से यानी किसी थर्ड पर्सन से आप कहने जा रहे हो। बातें सिर्फ दो लोगों के बीच में होती हैं, मेरे और तुम्हारे। अब मेरे और तुम्हारे बीच की जो बात है अगर मुझे किसी और से कहना है तो वो ही या सी होगा, मतलब थर्ड पर्सन होगा, और हम उससे ऐसे कहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जरूरत क्यों होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम अपनी बात को दो अलग अलग तरीकों से कह सके बिना किसी दिक्कत के।
अच्छा मान लीजिए अगर हमें ये दोनों बातें कहने का तरीका पता नहीं होता, हम अलग अलग तरीके से अपनी इस बात को नहीं कह पाते, तो सोचिए कितनी कंफ्यूजन होती। आप क्या कहते, लूसी टोल्ड मी दैट आई लव्ड यू सो मच। मतलब क्या कि आप किसी तीसरे व्यक्ति, मान लीजिए कि आप ही या सी के पास जाते हो और आपने उससे वही कह दिया। आपने उससे क्या कहा, आई लव यू सो मच। लूसी ने कहा आई लव यू सो मच, यानी लूसी ने मुझसे क्या कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तो सामने वाला क्या समझ लेगा, वो खुद को समझ लेगा कि मुझे। तो अब वो खुद को ना समझे, इसके लिए आप क्या करोगे, प्रोनाउन और उसके टेंस में बदलाव कर दोगे। तो आप कहोगे सी लव्ड मी सो मच, कि वह मुझे बहुत प्यार करती थी, तुम्हें नहीं, मुझे। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डायरेक्ट स्पीच को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा है डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। मतलब डायरेक्ट स्पीच के दो भागों को समझना जरूरी है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चाहे कितना भी कर लीजिए, अगर आपको ये नहीं पता है डायरेक्ट स्पीच वाला ये जो सेंटेंस होता है ये हिस्सा, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, या इसको रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं। अब समझते हैं, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा होता है। मतलब लूसी सेड टू मी, ये जो इतना हिस्सा है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। उसके आगे रिपोर्टेड स्पीच, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज बंद रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। ठीक, तो ये तो हो गया मोटा मोटा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट स्पीच का। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि एक एक चीज जो होती है उसे क्या कहते हैं। इससे डायरेक्ट स्पीच को समझने में आपको बेहद आसानी होगी, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे बार बार हम यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, कहीं रिपोर्टर आ रहा है, कहीं कॉमा यूज करेंगे तो कहीं कुछ, तो ये सब यूज होगा। इसको पहले समझ लीजिए। देखिए ये जो यहाँ पे लूसी लिखा है, इस लूसी को रिपोर्टर कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक, अब यहां पे जो सेड लिखा है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। उसके बाद यहां पे मी लिखा हुआ है, इस मी को कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये है कॉमा। क्या है, कॉमा, यानी अल्प विराम। उसके बाद आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां से लेके वहां तक ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा। मतलब क्या, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा यहां से ओपन हो रहा है, मतलब यहां से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, सेंटेंस यहां से खुल रहा है। उसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, और यहां पे फुल स्टॉप लिखा है, इसको फुल स्टॉप या पीरियड कहते हैं। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं किनारे हट जाता हूं, ले लीजिए। आइए अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। यानी ये जो दिखा हुआ देख रहे हैं आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब कि आप कह सकते हो विहंगम नजारा है पूरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। विहंगम नजारे का मतलब है कि एक जगह पे खड़े होकर आप सब कुछ देख सकते हैं। मतलब कि आप मान लीजिए आप एक पहाड़ पे खड़े, वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं पूरा दूर दूर तक। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यही सब कुछ है जो आपको समझना है। तो यहां पे मैंने पूरा लिख दिया है, इसको समझते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है चेंज ऑफ पर्सन्स, यानी पर्सन्स में बदलाव करना। पर्सन्स तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। जो सेकंड पर्सन होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। और जो थर्ड पर्सन होता है वो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो नो चेंज रहता है, एज इट इज रहता है, ज्यों का त्यों। अगला है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लीजिए या आप कह सकते हैं टाइम एंड प्लेस। तो देखिए हेयर का देयर में बदल देते हैं, नाउ को देन में, कम को गो में, दिस को दैट में, और एटसेट्रा। इसके आगे और भी बहुत सारे हैं, उसको भी हम देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसका बेसिक समझ रहे हैं। उसके बाद अगला है चेंज ऑफ टेंसेज, यानी टेंसेज में बदलाव कर देते हैं। तो जो टेंसेज होते हैं पता है ना आपको, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, मतलब तीन ही होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए अब हर
एक टेंस का अपना 4 अलग अलग पार्ट होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे आप कह सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे आप कह सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो टेंसेज में बदलाव करना होता है हमें। और अगला है चेंज ऑफ सेंटेंसेज, यानी सेंटेंसेज को भी बदलना। ये थोड़ी कि सेंटेंस लिखा आप उसमें बदलाव नहीं करेंगे, उसमें भी बदलाव करना है। देखिए सेंटेंस कुल 5, ये देखो सेंटेंस लिखा है, कुछ 5 तरीके के होते हैं जो डायरेक्ट नेट में इस वजह से ही पढ़े जाएंगे। तो पहला वाला है असर्टिव सेंटेंस, मतलब कि कथनात्मक, जिसमें कोई कथन होती है, बात कही जाती है। 2 तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। ये 2 तरीके का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप होता है यस या नो आंसर टाइप होता है, और जो सेकंड टाइप वाला होता है WH फैमिली वाला होता है, मतलब जिसमें व्हाट, वेयर, हु, व्हिच तरीके के मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला है इंपेरेटिव, मतलब आज्ञावाचक। ये भी 2 तरीके का होता है, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। अफर्मेटिव में हम कहेंगे शट अप, मतलब चुप रहो, और नेगेटिव में कहेंगे डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। उसके बाद एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी को विस्मयादिबोधक कहते हैं, जिसमें कि हर्ष, खुशी, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सब आप देखते हो ना, तो एक्सक्लामेटरी को भी बदलना होता है। अगला वाला है ऑप्टेटिव, इसका मतलब होता है इच्छा बोधक। इसमें ना इच्छा जाहिर की जाती है, विश दी जाती है, किसी को कर्ज दिया जाता है, किसी को श्राप दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें देखते हैं। और क्या हमें बदलना होता है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में भी बदलाव करना होता है। से टू को बदल देते हैं किसमें, टेल में। सेज टू को बदल देते हैं टेल्स में, और सेड टू को बदल देते हैं टोल्ड में। ये थोड़ी कि आप सब कुछ बदल लेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, तो ये था एक विहंगम नजारा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। आइए अब देखते हैं कि कैसे असर्टिव सेंटेंसेज के अंतर्गत आने वाले वर्ब्स में परिवर्तन कैसे किया जाता है। ठीक, देखेंगे। तो जो पहला रूल है वो ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है। देखेंगे पहला सेंटेंस, लूसी सेज टू मी अमांडा इज इल। लूसी मुझसे कहती है अमांडा बीमार है। अब इसको जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सेज टू हो जाएगा टेल्स में, कॉमा डबल कॉमा हट जाएगा, यहां पे लिखेंगे दैट, और आपका सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। मतलब कि अब ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब यहां पे ये जो रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस है, ये जो टेंस है, ये क्यों नहीं बदलेगा। अब देखिए, लूसी मुझे बताती है कि अमांडा बीमार है, मतलब उसने प्रेजेंट में ही आपको बताया, प्रेजेंट टेंस में ही बताया, और आप उसी प्रेजेंट टेंस में ही जाके किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो। मतलब यहां पे ये है कि लूसी कहती है अमांडा बीमार है। लूसी क्या कहती है कि अमांडा बीमार है। अब आप किसी और से जाके क्या बताओगे कि लूसी ने मुझे बताया कि अमांडा बीमार है। अरे भाई, वो प्रेजेंट की ही बात है ना, तो जब प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में ही कहोगे तो वो एज इट इज तो रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि लूसी बताती है कि अमांडा बीमार है और प्रेजेंट में वो बीमार थी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी। वो बीमारी उसकी खत्म थोड़ी हो जाएगी, बीमारी तो उसकी ज्यों की त्यों रहेगी। ठीक, तो ऐसे बदलाव करेंगे। मतलब कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस होता है, जो टेंस होता है, इसमें बदलाव नहीं होता। अगला देखेंगे, फ्यूचर में लिखा हुआ है महेश विल से हरि बाथ इन द गंगा। महेश कहेगा हरि ने गंगा में स्नान किया। महेश कहेगा हरि ने गंगा में स्नान किया। ठीक, तो अब इसको जब हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा महेश विल से दैट हरि बाथ इन द गंगा। महेश कहेगा कि हरि ने गंगा में स्नान किया। ठीक, तो अब ये जो वर्ब होती है, अगर ये फ्यूचर में होती है तो इधर का जो वाक्य होता है ये, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो ज्यों का त्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो वर्ब है ना वो फ्यूचर में है, कहेगा। अब उसके पास जाओगे और किसी और से कहोगे तो वही बात कहेगा ना। क्या कहेगा, महेश कहेगा कि हरि ने गंगा में स्नान किया। आइए अब देख लेते हैं कि टेंसेज में किस तरीके से बदलाव होता है। देखिए यहां पे टेंसेज में बदलाव, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ठीक, मतलब कि ये प्रेजेंट के जितने भी होते हैं वो सब पास्ट में बदल के जाएंगे, उनका पास्ट में बदलाव हो जाएगा, पास्ट में वो चेंज हो जाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल लिखा है हरी सेड राम प्लेज क्रिकेट। हरी ने कहा कि राम क्रिकेट खेलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है।
जब इसको हम पास्ट में बदलेंगे तो ऐसे बदलेगा, हरी सेड दैट राम प्लेड क्रिकेट। हरी ने कहा कि राम क्रिकेट खेलता था, और इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, रवि सैड टू मी कॉमा डबल इंटू कॉमा लौकुश इज गोइंग टू लखनऊ। अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरा सेंटेंस तो ये लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि यहाँ पे गोइंग लिखा है, रहा है, जा रहा है। लौकुश लखनऊ जा रहा है, मतलब कि रवि ने मुझसे कहा या कि लखनऊ, रवि ने मुझसे कहा कि लौकुश लखनऊ जा रहा है। अब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा, रवि सैड टू को बदल देंगे टोल्ड में, और मी का मी रहेगा, कॉमा और डबल कॉमा यहां से हट जाएगा, और उसकी जगह पे लिखेंगे दैट, फिर लिखेंगे लौकुश, फिर लिखेंगे इज को वाज में चेंज कर देंगे। क्यों? यहां पे देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, तो इज का यहां पे वाज हो जाएगा, गोइंग टू लखनऊ। रवि ने मुझे बताया कि लौकुश लखनऊ जा रहा था। अगला देखेंगे, राजन सैड टू मी राम हैज डन द वर्क। यहां देखिए ध्यान से, राम हैज डन द वर्क मतलब कि राम अपना काम पूरा कर चुका है, और चुका है, चुके हैं, चुकी हैं किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब काम पूरा हो चुका है, होना कुछ बाकी नहीं। इसको कैसे चेंज करेंगे, राजन का राजन लिख देंगे, सैड टू को बदल देंगे टोल्ड में, मी का मी रहेगा, कॉमा डबल कॉमा रिड्यूस हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे दैट, फिर लिखेंगे राम का राम, हैज का हो जाएगा हैड, क्योंकि पास्ट में हैड ही आती है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद डन का डन रहेगा, द वर्क का वर्क रहेगा, ये हट जाएगा, उसके जगह पे उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, फुल स्टॉप। यानी कि राजन ने मुझे बताया कि राम काम पूरा कर चुका था। अगला देखते हैं, मीरा सैड टू मी कॉमा डबल इंटू कॉमा गणेश हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, मीरा ने मुझे कहा या मीरा ने मुझसे कहा गणेश सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए मीरा का मीरा रहेगा, सैड टू को बदल देंगे टोल्ड में, मी का मी रहेगा, कॉमा डबल कॉमा यहां से हट जाएगा, उसके जगह पे हम लिखेंगे दैट, फिर गणेश का गणेश, हैज का हो जाएगा हैड। क्यों हो जाएगा, आपको पता है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड आता है, फिर उसके साथ बीन रीडी लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, ये जेव का तेव रहेगा, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के इसको खत्म कर देंगे। मीरा ने मुझे बताया कि गणेश सुबह से पढ़ रहा था। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं उनको आप पास्ट में बैक शिफ्ट कर सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की, या प्रेजेंट के सारे चार अदर पार्ट्स की। अगर बात हम करें पास्ट की, अगर पास्ट आ रहा हो तो उसको किस में चेंज करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं थोड़ा और आगे। तो चलिए प्रेजेंट टेंस के बाद अब हम पास्ट टेंस के रूल्स को देख लेते हैं। ठीक है, अगला रूल कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो क्या करेंगे, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट टेंस में हो, तब हम क्या करेंगे। देखिए, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, और पास्ट परफेक्ट को नहीं बदलेंगे मतलब नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नो चेंज। अभी हम आगे जानेंगे कि नो चेंज क्यों होता है, इसकी मतलब बदलाव क्यों नहीं होता, क्या रीजन है इसके पीछे, आगे समझेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए पहले वाले एग्जांपल में लिखा है राम सेड, राम ने कहा द काऊ डाइड इन द नाइट, राम ने कहा कि गाय रात में मर गई। क्या कहा कि गाय रात में मर गई। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, राम सेड, ये कॉमा और डबल इंटू कॉमा क्या कर देंगे, रिड्यूस, यहां से हटा देंगे, उसके जगह पे आप लिखोगे दैट, फिर सब्जेक्ट हम द काऊ लिख लेंगे। अब ये डाइड है, मतलब डाइड लिखा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसको हमें बदलना है पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए हैड डाइड लिख दिया। अब पास्ट परफेक्ट का क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये उसकी पहचान होती है। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है इन द नाइट। राम सेड दैट द काऊ हैड डाइड इन द नाइट, राम ने कहा कि गाय रात को मर चुकी थी। ठीक, तो ऐसे बदलाव कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लिखा है लूसी सेड कॉमा डबल इंटू कॉमा अमांडा वॉज राइटिंग अ लेटर फुल स्टॉप और डबल इंटू कॉमा से बंद कर दिया। ठीक,
लूसी ने कहा अमांडा वाज राइटिंग ए लेटर, कि अमांडा एक पत्र लिख रही थी। लूसी ने क्या कहा कि अमांडा एक पत्र लिख रही थी। अब इसको हम बदलेंगे किस में, इनडायरेक्ट में। देखिए तो लिखेंगे लूसी सेड, ये कॉमा और ये डबल इंटू कॉमा हटेगा, ये वाला भी हट जाएगा, ये वाला भी हटेगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे दैट और अमांडा। अब देखिए यहाँ पे ये था वॉज राइटिंग, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया गया है। तो यहाँ पे हो गया हैड बीन राइटिंग। और आपको भी पता है कि जो पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल होता है वो ये होता है कि उसको हैड बीन लिखते हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहां पे हो गया हैड बीन राइटिंग अ लेटर। तो क्या हो गया, लूसी ने कहा कि अमांडा एक पत्र लिख रही थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तीसरा वाला लिखा है द विलेजर सेड कॉमा डबल कॉमा द फार्मर हैड रिटर्न्ड बिफोर 6 PM। विलेजर ने कहा कि किसान 6 बजे से पहले वापस आ चुका था। ठीक, तो अब ये है पास्ट परफेक्ट, मतलब चुका था, चुके थे, जिसमें आता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। तो इसमें क्या करना है, नो चेंज करना है। तो हम लिखेंगे द विलेजर सेड दैट द फार्मर हैड रिटर्न बिफोर 6 PM, मतलब कि वो 6 बजे से पहले किसान वापस आ चुका था। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और कोई बदलाव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिखा है ना आपका पास्ट परफेक्ट, अब इसमें बदलाव करने की कोई जरूरत महसूस ही नहीं होती। देखिए ऑलरेडी इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, यहां पे भी हैड लिखा है, मैनर की थर्ड फॉर्म लिखी है। ठीक, तो जब जरूरत महसूस ही नहीं हो रही है तो हम क्यों बदलाव करें। देखिए कुछ चीजें होती है जिन्हें हमें समझना होता है, हमेशा रूल्स पे नहीं चलते, उसको समझ के भी देखते हैं। इसमें क्या है, किसान ने विलेजर ने कहा कि किसान 6 बजे से पहले वापस आ चुका था। तो विलेजर ने कहा कि किसान 6 बजे से पहले वापस आ चुका था। भाई ये पास्ट है, कितना पास्ट में और बदलोगे, अब उसमें बदलने की जरूरत नहीं है, पास्ट में चला गया और पास्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, ये है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं करते हैं। अगला देखिए चौथा वाला, रॉबर्ट सेड कॉमा डबल कॉमा राम हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। रॉबर्ट ने कहा कि राम सुबह से पढ़ रहा था। तो अब ये क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको बदलेंगे तो रॉबर्ट सेड दैट, बदलेंगे क्या, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, राम हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट या वही रूल लागू होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये भी पास्ट में चला गया। तो अब ये जो दो बचे हैं इसमें और उसको पीछे शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेंस क्लियर हो रहा है ना भैया। देख लो, रॉबर्ट ने कहा कि राम सुबह से पढ़ रहा था। अब इसमें क्या है कि रॉबर्ट ने कहा कि राम सुबह से पढ़ रहा था, तो सेंस तो वही था ही आ रहा ना, पास्ट की बात है, पास्ट में ही बोला जा रहा है यहां पे। ठीक है, तो यही रीजन है कि इसको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कुछ उन चीजों की जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें बदलाव नहीं होगा। देखिए पहली चीज है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी एक ऐसी सच्चाई जो पूरी दुनिया पर एक समान काम करती है, उसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। अगला लिखा है हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत, किसी की आदत बताने के लिए। अगला है फैक्ट, यानी कोई तथ्य या कोई जानकारी। और अगला है प्रोवर्ब, यानी कहावत। यानी ये 4-5 चीजें अगर आपको कहीं पे दिख रही हैं तो इनमें कोई बदलाव आप नहीं करेंगे, भले ही ये सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में ही क्यों ना हो। ठीक, तो अब क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर की जो वर्ब है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है, तो किस तरीके से बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे अगर ये सारी सिचुएशंस आती है तो। चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जांपल लिखा है द टीचर सेड कॉमा डबल नोटेड कॉमा में लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि सूरज पूरब में निकलता है, पास्ट में बदल देंगे, क्यों नहीं, सुनो देखो कैसे बदलेंगे। द टीचर सेड दैट कॉमा डबल कॉमा हटाएंगे, लिखेंगे दैट, और बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज पूरब में निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा।
ठीक, ऐसा तो है नहीं कि पूरब सूरज पूरब में निकलता था और अब पश्चिम में निकलता है, ऐसा तो हुआ नहीं, ना कभी ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो ना तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए बचूंगा और ना तुम उधर किनारे उस पार बैठ के वीडियो देखने के लिए बचोगे, सब खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हर जगह एक जैसा काम करता है। सूरज चाहे अमेरिका में निकले चाहे इंडिया में, वो हमेशा पूरब दिशा से ही निकलता दिखाई देगा। अगला देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा? डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। चलिए बदलते हैं, माई फादर सेड को बदल देंगे टोल्ड में, मी का मी रहेगा, कॉमा डबल कॉमा रिड्यूस होगा, उसके लिए पे लिखेंगे दैट, और बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये एक कुत्तों की आदत है, मतलब कुत्ते अगर आज से 1000 साल पहले भी रहेंगे, उससे भी बहुत समय पहले आदिमानव के जमाने में, तब भी वो अजनबियों पे भौंकते थे, आज भी भौंकते हैं और आने वाले समय में भी भौंकते रहेंगे। मतलब ये क्या हैबिट है, कुत्तों की आदत ही होती है भौंकना, तो उसको आप बदल नहीं सकते। ऐसा थोड़ी होगा कि कुत्ते अजनबियों पे भौंका करते थे या कुत्ते अजनबियों पे भौंकते थे और अब नहीं भौंकते हैं, उनको दोस्त बना लेते हैं। क्यों? दोस्त बनाने के बाद नहीं भौंकेंगे, उसके पहले अजनबी है तब तो भौंकेंगे। ठीक, तो ये कुत्तों की आदत है अजनबियों पे भौंकना, तो इसमें कोई परिवर्तन या कोई बदलाव आप नहीं करेंगे। अगला देखते हैं। माई मैथ्स टीचर सेड, कॉमा डबल इंटू कॉमा 2 and 2 makes 4 फुल स्टॉप और डबल इंटू कॉमा से क्लोज कर देंगे। ठीक, मेरे गणित के अध्यापक ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, या 2 और 2 4 होता है। चलिए बदलते हैं। माई मैथ्स टीचर सेड, कॉमा डबल कॉमा हटेगा, लिखेंगे दैट, बाकी ज्यों का त्यों ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक फैक्ट है, 2 और 2 4 ही होते हैं, 4 ही होता है। ऐसा थोड़ी है कि 2 और 2 5 होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। कहीं भी आप चले जाएंगे, आप चाहे अमेरिका में हो, चाइना में हो, इंडिया में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां 2 और 2 हमेशा 4 ही होगा। तो ये क्या है? एक फैक्ट है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव या चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते, अगला लिखा है चौथा वाला, द सेंट सेड, कॉमा डबल इंटू कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। साधु ने या सन्यासी ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अब चेंज करेंगे, द सेंट सेड, कॉमा डबल इंटू कॉमा हटेगा, उसके जगह पे लिखेंगे दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप, ज्यों का त्यों रहेगा। क्या हटेगा? कॉमा डबल इंटू कॉमा और उनके जगह पे आएगा दैट, बस, और कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो रिपोर्टेड स्पीच की ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब मींस होता है कहावत, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ईमानदारी पहले भी सबसे अच्छी नीति होती थी, आज भी होती है और आने वाले समय में भी होती रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती थी और अब बेईमानी सबसे अच्छी नीति हो गई है, सब बेईमान हो गए हैं, ईमानदारी पर से सबका भरोसा ही उठ गया। ऐसा तो नहीं है। ठीक, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? प्रोवर्ब है और कहावत है। कहावत एक बार जिस तरीके से बन जाती है हमेशा वही ही चलता रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक, तो ये सारी ये चीजें थी जिनमें कोई भी बदलाव या चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप समझदार है और सारी चीजों को मैंने समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम जान लेते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। ठीक है, मॉडल वर्ब्स का मतलब क्या होता है? विधि सूचक क्रियाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं जो ये बताती है कि काम के होने का तरीका क्या है, कैसे काम हो रहा है, विधि बताई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पे मॉडल वर्ब्स में परिवर्तन। ठीक, अगर रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट का जो हिस्सा है उसमें अगर मे आ रहा है, कैन आ रहा है, शैल आ रहा है या विल आ रहा है, तो उसे क्रमशः माइट में, कुड में, शुड में और वुड में बदल देते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे पहला एग्जांपल लिखा है, राम सेड, कॉमा डबल इंटू कॉमा हरी कैन डू दिस, फुल स्टॉप, डबल इंटू कॉमा क्लोज। राम ने कहा कि हरी यह कर सकता है, हरी कैन डू दिस, राम यह कर सकता है। अब इसको बदलेंगे, राम सेड, कॉमा डबल इंटू कॉमा हटेगा, उसके जगह पे लिखेंगे दैट, हरी का हरी हो जाएगा, कैन का होगा कुड। अभी मैंने कहा ना कैन को कुड में बदलते हैं, तो कैन का हो जाएगा कुड, डू का डू और दिस का दैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेस को इंडिकेट करता है दिस, और इसका हो जाएगा दैट। मतलब क्या? राम ने कहा कि हरी यह
कर सकता है। जब आप किसी थर्ड पर्सन को जाते हो बताने के लिए तो आप क्या कहते हो, राम ने कहा था कि हरि वह कर सकता था, कि हरि वह कर सकता था। अभी वो आपकी आंखों के सामने थोड़ी, तो तब हो गया ना, मतलब पास्ट की बात है, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट। ठीक, आगे देखेंगे दूसरा एग्जांपल, गोपाल सेड कॉमा डब्ल्यू कॉमा ही विल गो टू कानपुर। गोपाल ने कहा कि वह कानपुर जाएगा। ठीक, तो अब यहां पे क्या है, गोपाल का गोपाल कर देंगे, सेड का सेड करेंगे, कॉमा डब्ल्यू कॉमा हटा देंगे, उसके लिए लिखेंगे दैट, ही का ही हो जाएगा, विल का हो जाएगा वुड, गो का गो, टू का टू और कानपुर का कानपुर। मतलब ऐसे गोपाल से दैट ही वुड गो टू कानपुर। गोपाल ने कहा, इसमें क्या लिखा कि गोपाल ने कहा वह कानपुर जाएगा, गोपाल ने कहा कि वह कानपुर जाएगा। ठीक है, तो मतलब विल को कर दिया हमने वुड में। तो ये तो हो गया कि अगर मॉडल वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, कैन है, मे है, विल है, शैल है, तो उसको किस में बदल देंगे। लेकिन अगर मॉडल वर्ब ऑलरेडी बदली हुई है, मतलब कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो मॉडल वर्ब आ रही है उसमें कुड है, माइट है, शुड है, ऑट है, मस्ट है, तो किस में बदलेंगे। जैसे इस तरीके से अगर आ गया रिपोर्टेड स्पीच में कि कुड आ गया, माइट आ गया, शुड आ गया, वुड आ गया, मस्ट आ गया, तो क्या इसको भी बदल देंगे? ना, बिल्कुल भी नहीं, ना 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 ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। देखिए पहला एग्जांपल है, रवि सेड कॉमा डब्ल्यू कॉमा ही शुड बी देयर। रवि ने कहा कि वह वहां पे होना चाहिए, तो रवि सेड दैट ही शुड बी देयर। रवि ने कहा कि उसे वहां पे होना चाहिए, तो शुड का शुड ही रहता है, इसमें कोई चेंज या कोई बदलाव नहीं करते, क्योंकि बदलाव करने की जरूरत क्या है, बदलाव हम तब करते हैं जब सेंस आना चाहिए। देखो शुरू में ही आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट का मतलब होता है ज्यों का त्यों किसी की बात को कह देना, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अपनी तरीके से कहना, अपने शब्दों में कहना, अपने तरीके से कहना, जबकि उसका अर्थ ना बदले। तो अब इसको आप अपने तरीके से कह रहे हो ना, तो सेंस तो क्लियर हो रहा है। तो जब सेंस क्लियर हुआ तो शुड का शुड ही रहेगा ना, उसको और किसी और चीज बदलने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड। अगला एग्जांपल लिखा है, द सेंट सैड टू अस कॉमा डब्ल्यू कॉमा गुड बॉयज ऑट टू वर्क हार्ड। साधु ने कहा हमसे अच्छे लड़कों को कठिन मेहनत करना चाहिए। ऑट का मतलब चाहिए भी होता है, तो अब बदलेंगे, द सेंट सैड टू को बदल देंगे, टोल्ड में एसकास रहेगा, कॉमा डब्ल्यू कॉमा हटेगा, उसके लिए लिखेंगे दैट, फिर लिखेंगे गुड बॉयज ऑट कॉट रहेगा टू वर्क हार्ड। सेंट ने हमें बताया कि अच्छे बच्चों को या अच्छे लड़कों को कठिन मेहनत करना चाहिए। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि ऑट को ऑट में ही रहेगा, क्योंकि सेंस क्लियर हो रहा है। इनडायरेक्टली जब हम अपनी बात को बता रहे, मैंने मतलब क्या, हमने क्या किया, सेंट की बात को सुना और किसी और से बता रहे कि हम गए थे साधु के पास और साधु ने हमसे कहा कि अच्छे लड़कों को कठिन मेहनत करना चाहिए। तो सेंस क्लियर है ना, तो इसमें बदलाव करने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत है ही नहीं, उसे ज्यों का त्यों ही रखते हैं। ठीक, तो ये था अब तक का असर्टिव के बारे में थोड़ी मोटी मोटी बातें। अभी बहुत सारी चीजें हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पढ़ने के लिए, उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में भी आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।